हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक कन्फेशन कवर करेंगे अंडर भारतीय साक्ष्य अधिनियम। हम लोग कन्फेशन सेक्शन 183 ऑफ BNSS में भी पढ़ते हैं। वो जुडिशियल कन्फेशन की बात करता है। सेक्शन 22, 23 और 24 ऑफ BSA एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की बात करता है। सबसे पहले जानते हैं कन्फेशन होता क्या है। तो स्टेपन ने बोला, स्टेटमेंट बाय अक्यूज्ड सजेस्टिंग इनफरेंस दैट अक्यूज्ड टू माइट हैव कमिटेड एन ऑफेंस। स्टेपन के अनुसार कन्फेशन क्या है कि स्टेटमेंट है जो अक्यूज्ड के द्वारा दिया गया है और वो स्टेटमेंट सजेस्ट कर रहा है कि अक्यूज्ड ने ऑफेंस कमिट किया है। ये हो जाता है कन्फेशन। लेकिन ये डेफिनेशन कैसी है? ये डेफिनेशन एम्बिगुअस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो स्टेटमेंट अक्यूज्ड के द्वारा दिया गया है वो डेफिनेटली ये नहीं बता रहा है कि अक्यूज्ड ने ऑफेंस कमिट किया है। वो ये बोल रहा है कि सजेस्ट कर रहा है, एक इन्फरेंस ड्रॉ हो रहा है कि अक्यूज्ड ने ऑफेंस किया होगा, माइट हैव कमिटेड क्राइम, हो सकता है कि उसने ऑफेंस किया होगा, ऐसा सजेशन मिल रहा है। तो इस डेफिनेशन को प्रीवी काउंसिल ने रिजेक्ट कर दिया और पकाला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर 1939 के केस में कन्फेशन को डिफाइन किया। तो प्रीवी काउंसिल ने बोला, अक्यूज्ड ईदर एडमिट द ऑफेंस, या तो अक्यूज्ड सीधे सीधे ऑफेंस को एडमिट करे कि भाई उसने ऑफेंस किया है, या फिर एट एनी रेट सब्सटेंशियली एडमिट ऑल द फैक्ट विच कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस, या फिर वो सारे फैक्ट जो ऑफेंस बनाते हैं उन सारे फैक्ट्स को वो क्या करे, एडमिट करे। मतलब यहाँ पर जो डेफिनेशन प्रीवी काउंसिल ने दी है उसमें कोई लूप होल नहीं है, इसमें कोई सजेशन नहीं है। यहाँ पर सीधा सीधा अक्यूज्ड सारे ऑफेंस को कमिट, जो भी उसने ऑफेंस कमिट किया है उसको वो सीधे सीधे एक्सेप्ट कर रहा है, या फिर सारे फैक्ट को एक्सेप्ट कर रहा है जो ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो इसी डेफिनेशन को सुप्रीम कोर्ट ने पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में भी एक्सेप्ट किया, क्योंकि ये डेफिनेशन क्या है, डेफिनेट है, इसमें कोई लूप होल नहीं है। पर जो स्टेपहन की डेफिनेशन थी उसमें लूप होल था, वो सिर्फ इन्फरेंस सजेस्ट कर रहा था और यहाँ पर एम्बिग्यूटी थी। ये डेफिनेशन स्टेपहन की दी गई डेफिनेशन क्लियर नहीं थी, बट जो प्रीवी काउंसिल ने डेफिनेशन दी ये एकदम क्लियर है। तो सेक्शन 22 जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 24 है। क्या कहता है सेक्शन 22? A confession made by an accused person is irrelevant in criminal proceeding. सेक्शन 22 बताता है कि कन्फेशन कब irrelevant होगा। तो कब होगा? If the making of confession appear to the court to have been caused by any inducement, threat, coercion or promise with reference to the charge. तो जब कोर्ट को ये अपेयर होता है कि जो कन्फेशन दिया जा रहा है अक्यूज्ड के द्वारा वो किसी इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोरिजन या प्रॉमिस की वजह से दिया जा रहा है, मतलब वो कन्फेशन जो अक्यूज्ड ने दिया है, जो अपने गिल्ट को माना है उसने, वो वॉलेंटरली नहीं है, फ्री विल से नहीं दिया है, उस पर कोई दबाव था, कोई थ्रेट था या कोई प्रॉमिस था जो चार्ज से जुड़ा हुआ था। जिस ऑफेंस का उस पर चार्ज लगा है उस ऑफेंस से जुड़ा हुआ कोई इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोरिजन, प्रॉमिस अक्यूज्ड से किया गया है, इस वजह से वो कन्फेशन दे रहा है। तो ऐसा कन्फेशन क्या हो जाएगा, इररेलेवेंट हो जाएगा। ये जो वर्ड कोरिजन है जो पिंक से हाईलाइट है, ये हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं था, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम में नया वर्ड ऐड किया गया है। तो जो ये प्रॉमिस, इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोरिजन ये जो आ रहा है, ये पहली बात तो चार्ज से जुड़ा हुआ होना चाहिए जो अक्यूज्ड के अगेंस्ट लगे हैं। दूसरा, इसमें क्या लिखा है, द प्रिस्टिंग फ्रॉम अ पर्सन इन अथॉरिटी, जो पर्सन इन अथॉरिटी है, जो किसी तरीके की अथॉरिटी रखता है अक्यूज्ड पर, उसके द्वारा ये इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोरिजन और प्रॉमिस दिया होना चाहिए। एंड सफिशिएंट इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट टू गिव द अक्यूज्ड पर्सन ग्राउंड विच वुड अपेयर टू हिम रीजनेबल फॉर सपोजिंग दैट बाय मेकिंग इट ही वुड गेन एनी एडवांटेज और अवॉइड एनी ईवल ऑफ टेम्पोरल नेचर।
तो जो ये इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस दिया गया है ये इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि कोर्ट को ये लगे कि ये एक ग्राउंड हो सकता है। जो भी ये फैक्टर्स हैं इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अक्यूज्ड को, ये सारे फैक्टर कैसे हैं, एक ग्राउंड हो सकते हैं कि अक्यूज्ड अपने आप को किसी चीज़ से बचाना चाह रहा है जो कि टेम्पोरल नेचर की होनी चाहिए, वास्तविक दुनिया से जुड़ी हुई होनी चाहिए। तो कोई ऐसी चीज़ जिससे वो अपने आप को बचा रहा है या फिर कोई एडवांटेज गेन करने के लिए वो अपने गिल्ट को मान रहा है, इतना सफिशिएंट होना चाहिए इंड्यूसमेंट थ्रेट, कोर्जन और प्रॉमिस का प्रभाव कि अक्यूज्ड को ये लग रहा है कि अगर मैं कन्फेशन कर दूंगा तो मुझे कोई फ़ायदा हो जाएगा या फिर मेरा कोई नुकसान होने से बच जाएगा। इतना इनफ होना चाहिए। तब कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट ऐसे कन्फेशन को इररेलेवेंट मानेगा और इसका एविडेंस कोर्ट में नहीं दिया जा सकेगा। ये पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सेक्शन 22 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम हमारा एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन से डील करता है। पहले हम देखते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होता क्या है। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन आर दोज विच आर मेड टू अ पर्सन अदर देन दोज ऑथराइज्ड बाय लॉ टू टेक अ कन्फेशन। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन ऐसा कन्फेशन है जो ऐसे पर्सन को दिया गया है जो लॉ के द्वारा ऑथराइज्ड नहीं है कन्फेशन लेने के लिए। मतलब वो सारे पर्सन जो लॉ के द्वारा ऑथराइज्ड नहीं हैं, अगर उनको कन्फेशन दिया जा रहा है अक्यूज्ड के द्वारा तो वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन हो जाएगा। इट मे बी मेड टू एनी पर्सन और टू द पुलिस ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन ऑफेंस। इट मे बी मेड टू द विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, रिलेटिव्स, फ्रेंड एक्सेट्रा। तो वो कन्फेशन जो कि पुलिस ऑफिसर को दिया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, किसी अपने फ्रेंड को दिया जा रहा है, रिलेटिव को दिया जा रहा है, स्पाउस को दिया जा रहा है, तो ऐसे स्टेटमेंट जो कि गिल्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं अक्यूज्ड के द्वारा दिए गए हैं और वो ऐसा पर्सन है जो लॉ के द्वारा ऑथराइज्ड नहीं है कन्फेशन लेने के लिए, तो वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन हो जाएगा। जैसे जब हम लोग सेक्शन 183 ऑफ BNSS पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो मैजिस्ट्रेट होते हैं वो ऑथराइज्ड होते हैं कन्फेशन लेने के लिए, और जब अक्यूज्ड उन मैजिस्ट्रेट को कन्फेशन देता है तो वो जुडिशियल कन्फेशन हो जाता है। बट ये लोग जैसे कि फ्रेंड हैं, रिलेटिव्स हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, ये लॉ के द्वारा ऑथराइज्ड नहीं है कन्फेशन लेने के लिए। तो जब अक्यूज्ड इनको बताएगा कि उसने ऑफेंस किया है तो वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन हो जाएगा। For extrajudicial confession, communication to another is not essential component to constitute statement. An accused overheard at uttering to himself or saying to his wife or to any other person in confidence make the statement, or he may keep note in writing about the admission of the guilt also amount to the confession whether communicated or not. तो यहाँ पर एक्स्ट्रा जुडिशियल कम्युनिकेशन के लिए एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के लिए कम्युनिकेशन होना ज़रूरी नहीं है। मतलब अक्यूज्ड ने दूसरे पर्सन को जाकर बताया हो कि उसने ऑफेंस किया है, ये ज़रूरी नहीं है। अगर वो कोई नोट लिख के रख लेता है कि हाँ उसने ऑफेंस करा है इस डेट पर, या फिर वो अपनी वाइफ को बोल रहा है, या फिर वो खुद में ही बोल रहा है कि उसने ऑफेंस करा है, वो किसी और को नहीं बता रहा है, वो खुद बोल रहा था और उसको किसी विटनेस ने सुन लिया, किसी पर्सन ने सुन लिया, वो विटनेस हो जाएगा। अगर वो पर्सन जाके कोर्ट में कहता है कि मैंने इस पर्सन को, इस अक्यूज्ड को कन्फेशन करते हुए सुना था, तो जो पर्सन कोर्ट में जाकर बोल रहा है कि मैंने अक्यूज्ड को कन्फेशन करते सुना था, वो विटनेस हो जाएगा। और वो जो अक्यूज्ड है वो किसी को कम्युनिकेट नहीं कर रहा था कि उसने ऑफेंस किया है, वो खुद में ही बोल रहा था कि उसने ऑफेंस किया है, तो ये भी एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन हो जाएगा। जैसे मर्मरिंग ऑफ अक्यूज्ड अबाउट द कमीशन ऑफ द ऑफेंस इज कन्फेशन। तो जब अक्यूज्ड क्या कर रहे हैं, खुद में ही मर्मरिंग कर रहा है कि उसने ऑफेंस कमिट किया है, तो ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है और इसे माना गया साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में। तो यहाँ पर हमें पता चला एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन वो कन्फेशन है या तो वो ऐसे पर्सन को दिया गया है जो लॉ के द्वारा ऑथराइज्ड नहीं है कन्फेशन लेने के लिए, तो वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन हो जाएगा। और जिसको दिया गया है वो जाकर बता सकता है एज अ विटनेस कि हाँ अक्यूज्ड ने बोला था कि उसने क्राइम कमिट किया है।
हमारा जो हेयर से रूल होता है, जो सुनी सुनाई बातों को का एविडेंस हम नहीं दे सकते हैं, एक्सक्लूजन ऑफ हेयर से रूल है, उसका एक्सेप्शन है कन्फेशन, तो उसका अपवाद है कन्फेशन। लेकिन अगर ऐसा होता है कि अक्यूज्ड अपने आप में बोल रहा है कि उसने ऑफेंस कमिट किया है और इसको कोई सुन लेता है और कोर्ट में जाकर एज अ विटनेस बोलता है कि मैंने सुना है कि अक्यूज्ड बोल रहा था उसने ऑफेंस कमिट किया है, तो वो भी एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन हो जाएगा। और जिस पर्सन को अक्यूज्ड ने डायरेक्टली बोला है वो जाकर बताता है कि अक्यूज्ड ने कन्फेशन किया है, तो वो भी एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन हो जाएगा। सेक्शन 22 में हमें बताया गया है कि कब कन्फेशन रेलेवेंट नहीं होता है, कब इररेलेवेंट होता है, और जो चीज़ इररेलेवेंट है उसका हम एविडेंस नहीं दे सकते हैं। तो व्हेन कन्फेशन इररेलेवेंट, confession must not be given due to any inducement, threat of injury, promise, coercion by a person in authority. Confession, in order to be admission, must be voluntarily and free from any compulsion. The court shall satisfy itself that a confession is made voluntarily. Involuntarily confession is inadmissible because the accused do not have any regard with the truth of the confession. He is only under the inducement while making confession. If accused give confession on oath, such स्टेटमेंट बिकम नॉन वॉलेंट्रली। तो यहाँ पे बोल रहे हैं अगर कन्फेशन किसी इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस और कोर्जन के द्वारा दिया गया है, किसी इन सब फैक्टर्स की वजह से दिया गया है, तो जो पर्सन कन्फेशन कर रहा है, मतलब जो कह रहा है कि मैंने ऑफेंस करा है, वो तो किसी दबाव में बोल रहा है ना, उसका सच और झूठ से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो जब वो सच बोल ही नहीं रहा है, ऐसा हो सकता है कि वो सच बोल नहीं रहा है, उस पर कोई दबाव डाला गया कि तुम कन्फेस कर लोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, और उस पर दबाव डाला गया इसलिए वो अपनी गिल्ट मान रहा है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता हर बार कि वो सच ही बोल रहा हो सकता है उसने ऑफेंस नहीं किया है उसके बाद भी वो एडमिट कर रहा है, क्योंकि वो अपने दबाव से बचना चाह रहा है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि वो कन्फेशन जो किसी ऐसे थ्रेट या फिर किसी इंजरी के थ्रेट में या फिर इंड्यूसमेंट में या फिर कोर्जन के दबाव में या फिर किसी प्रॉमिस की वजह से दिया गया है, तो वो कन्फेशन वॉलेंट्रली नहीं होगा, और जब वो वॉलेंट्रली नहीं होगा तो वो एडमिसिएबल नहीं होगा। Such inducement, threat, promise, coercion must be related to charge of the offense. For example, mere extortion to speak the truth in the name of the God in itself amount to an inducement, but the statement like you will be released if you confess your guilt is related to the charge. तो जो ये inducement, threat, promise, coercion जो अक्यूज पे दिया जा रहा है, ये किससे जुड़ा होना चाहिए? ये चार्ज से जुड़ा होना चाहिए। मतलब जो भी प्रभाव है वो अक्यूज्ड जिस ऑफेंस से चार्ज है वो उससे रिलेटेड होना चाहिए। जैसे अगर किसी अक्यूज्ड पे इस बात का दबाव डाला जाता है या फिर उसे इंड्यूस किया जाता है कि तुम सच बोल दो, भगवान के नाम पे तुम्हें सच बोल देना चाहिए, और इस बात का डर दिखा के उसे सच उगलवाया जाता है, तो ऐसा कन्फेशन इररेलेवेंट नहीं होगा। मतलब ऐसा कन्फेशन जो इस डर के अंदर दिया गया है कि भगवान के नाम पे मुझे सच बोल देना चाहिए, तो ये इररेलेवेंट नहीं होगा। अगर ये इररेलेवेंट नहीं है तो मतलब रेलेवेंट है और इसका एविडेंस दिया जा सकता है। बट वहीं पर कन्फेशन अगर ऐसे दिया गया है, इस दबाव में दिया गया है कि उस पर दबाव डाला गया सच बोल दो वरना तुम्हें तुम्हारे चार्ज से बचा लिया जाएगा, जो तुम पे ऑफेंसेस लगे हैं वो उसके तुम्हें पनिशमेंट नहीं मिलेगा अगर तुम सच बोल दोगे, या अगर तुम कन्फेस कर दोगे गिल्ट को, तुम ये मान लोगे कि तुमने ऑफेंस किया है, तो तुम्हें तुम्हारे पनिशमेंट से हम बचा लेंगे। तो यहाँ पर जो दबाव डाला जा रहा है वो चार्ज से जुड़ा हुआ है, वो ऑफेंस का जो चार्ज लगा है अक्यूज्ड के ऊपर उससे रिलेटेड है। इसलिए ऐसे प्रभाव में जो कन्फेशन दिया जाएगा वो कोर्ट में एडमिसिएबल नहीं होगा। लेकिन अगर वही कि तुम्हें जात से निकाल देंगे, सच बोल दो, भगवान के नाम पे सच बोल दो, तो यहाँ पे जो डर है, जो इंड्यूसमेंट है, जो दबाव है, वो चार्ज से जुड़ा हुआ है ही नहीं। तो ऐसे दबाव में अगर सामने वाला अक्यूज्ड गिल्ट को मान लेता है अपनी, तो ऐसे कन्फेशन का जो एविडेंस है वो कोर्ट में दिया जा सकेगा। पर्सन थ्रेटनिंग
the accused or inducing him to make the confession must be a person in authority. Person in authority means any person who have influence or power over the accused person. Police officer, judge have influential effect on accused. It may be the master of the accused, zamindar of the accused, mukhia of the village, etc. तो जो भी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, कोरिजन, ये जो भी ये इन्फ्लुएंशियल फैक्टर हैं, ये ऐसे पर्सन के द्वारा दिए होने चाहिए जो अक्यूज्ड पे कोई ना कोई पावर रखते हैं, जो अक्यूज्ड पर कोई ना कोई प्रभाव रखते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा दिए होने चाहिए। जैसे कोई पुलिस ऑफिसर हो सकता है, जज हो सकता है, या फिर अक्यूज्ड का कोई ज़मींदार है और अक्यूज्ड टेनेंट है, वो ज़मींदार हो सकता है। अक्यूज़्ड का कोई मास्टर हो सकता है, विलेज का मुखिया हो सकता है। तो ये लोग कौन है? ये प्रभाव रख रहे हैं अक्यूज़्ड के ऊपर। तो ऐसे लोग जो कि कोई दबाव बना सकते हैं, जो कि कोई अथॉरिटी एक्सरसाइज करते हैं अक्यूज़्ड के ऊपर, उनके द्वारा इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस और कोर्जन दिया होना चाहिए। ये इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस चार्ज से जुड़ा हुआ होना चाहिए। All the influential factor must be sufficient enough to influence the person to admit guilt. तो जो भी ये influential factor हैं, ये इतने sufficient होने चाहिए कि accused पे प्रभाव डाल सके। मतलब अगर छोटा मोटा influence किया गया है तो accused पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, वो अपना offense क्यों मानेगा। तो इन्फ्लुएंशियल फैक्टर इतना प्रभावी होना चाहिए कि अक्यूज़ पे फ़र्क पड़े, अक्यूज़ और गिल्ट को क्या करे, एडमिट कर ले। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अक्यूज से ये बोला जाता है, इट्स बेटर टू एडमिट गिल्ट देन गो टू जेल, जेल जाने से बेहतर है तुम अपना गिल्ट मान लो या तुम ऑफेंस को मान लो, तो ये प्रभावी है, ये मतलब कि इन्फ्लुएंशियल है, अक्यूज्ड का इस पर फ़र्क पड़ेगा, इस स्टेटमेंट का अक्यूज पे फ़र्क पड़ेगा। या फिर इट विल बी इन योर फेवर टू एडमिट योर गिल्ट, तुम्हारे फेवर में रहेगा, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा अगर तुम अपना गिल्ट मान लोगे। तो ये जो गिल्ट मान लोगे और तुम्हारे फेवर में रहेगा, या जेल जाने से बेहतर है तुम अपना गिल्ट मान लो, तो ये कैसे हैं? ये जो इन्फ्लुएंस किया जा रहा है उसको, जो भी ये इंड्यूसमेंट किया जा रहा है, ये उसके चार्ज से ही जुड़ा है और ये सफिशिएंट है कि अक्यूज्ड के मन में ये बात आए कि हाँ, जेल जाने से तो बेहतर है कि मैं अपना गिल्ट मान लूँ। तो ये सफिशिएंट होना चाहिए इंड्यूसमेंट। All the influential factors should be related to charge and must be of temporal nature. Inducement to admit guilt in order to get reward or avoid punishment in next world is not of temporal nature, and the confession made in such situations are admission in evidence. जो भी इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स हैं, इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस और कोर्जन, ये जो भी फैक्टर्स हैं, ये कैसे होने चाहिए? टेम्पोरल नेचर के होने चाहिए, वास्तविक दुनिया से जो जुड़े हुए होने चाहिए। अगर कोई इंड्यूसमेंट ऐसा है कि तुम अपना गिल्ट मान लो वरना तुम्हें अगले जन्म में बहुत तकलीफ़ होगी, मरने के बाद तुम्हें बहुत तकलीफ़ होगी, तो ये वास्तविक दुनिया से जुड़े हुए चीज़ें नहीं हैं। तो अगर इन चीज़ों से जुड़ा हुआ कोई इंड्यूसमेंट दिया जाता है, कोई डर दिखाया जाता है, तो तब कन्फेशन अगर लिया गया है ऐसे डर के अंदर जो कि वास्तविक दुनिया से जुड़ा हुआ नहीं है, तो कन्फेशन क्या हो जाएगा? रेलेवेंट हो जाएगा और उसका एडमिशन हो जाएगा, एविडेंस दिया जा सकेगा कोर्ट में। लेकिन अगर कोई ऐसा फैक्टर है जो टेम्पोरल नेचर का है, मतलब कि तुम्हें चार्ज से बचा लेंगे, तुम्हारी सज़ा कम करवा देंगे, या अगर तुमने गिल्ट नहीं माना तो तुम्हारी सज़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो ये क्या है? ये टेम्पोरल नेचर का है, वास्तविक दुनिया से जुड़ा हुआ है। तो अगर ऐसा इन्फ्लुएंशियल फैक्टर दिया जाता है जो वास्तविक दुनिया से जुड़ा हुआ है और उसके अंदर अक्यूज्ड क्या करता है? अपने गिल्ट को मान लेता है, कन्फेस कर देता है, तो उसका एविडेंस कोर्ट में नहीं दिया जा सकेगा, वो इररेलेवेंट हो जाएगा। सेक्शन 22 हमें बताता है कि कब कन्फेशन इररेलेवेंट होगा। तो ये जो हमने फैक्टर्स पढ़े हैं, 6 फैक्टर्स, अगर ये फैक्टर्स पूरे होते हैं तो कन्फेशन इररेलेवेंट हो जाएगा। सेक्शन 22 का प्रोविज़ो कहता है, इफ़ provided that if the confession is made after the impression caused by such inducement, threat, coercion or promise has, in the opinion of the court, been fully removed, it is relevant.
जो प्रोविज़ो है ये सेक्शन 28 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में था। ये प्रोविज़ो कहता है कि अगर कोर्ट को ये लगता है कि जो भी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस का जो भी प्रभाव था अक्यूज्ड पर वो रिमूव हो चुका है और उसके बाद कन्फेशन किया जा रहा है, तो वो कन्फेशन रेलेवेंट हो जाएगा और वो एडमिसिबल हो जाएगा कोर्ट में, उसका एविडेंस दिया जा सकेगा। Provided that if the confession is made after the impression caused by such inducement, threat or promise in the opinion of the court has been fully removed। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये पूरी तरह इसका इम्प्रेशन रिमूव हो जाने के बाद अगर अक्यूज्ड के द्वारा कन्फेशन किया जाता है तो वो कन्फेशन क्या हो जाएगा, रेलेवेंट हो जाएगा। अब कैसे रिमूव हो सकता है, तो लैप्स ऑफ टाइम से हो सकता है। जैसे कि जो भी इंड्यूसमेंट किया गया था वो बहुत दिन पहले किया गया था, अब बहुत टाइम हो गया है, तो ये कोर्ट मान सकता है कि हाँ अब ये पर्सन कन्फेशन दे रहा है और जो भी इंड्यूसमेंट किया गया था वो तो बहुत दिन हो गए हैं, महीनों बीत गए हैं उस चीज़ को, तो अब उसका जो प्रभाव है वो नहीं होगा। कोर्ट का ये ओपिनियन है कि उसका जो प्रभाव है वो पूरी तरह रिमूव हो चुका है, तो फिर कोर्ट ऐसे कन्फेशन को एडमिसिबल मान लेगा और एविडेंस दिया जा सकेगा ऐसे कन्फेशन का। या फिर जिस पर्सन ने इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस दिया था उस पर्सन से कोई और सीनियर पर्सन आ जाता है, इंटरवेंशन हो जाता है उससे सुपीरियर पर्सन का, जिस पर्सन ने इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस दिया था, तो भी माना जा सकता है कि ये जो फैक्टर्स हैं इनका जो इम्प्रेशन है वो रिमूव हो चुका है। फर्दर प्रोविज़ो क्या कहता है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट if such a confession is otherwise relevant, it does not become irrelevant merely because it was made under the promise of secrecy or in the consequences of deception practice on the accused person for the purpose of obtaining it, or when he was drunk, or because it was made in answer to the question which he need not to have answered, whatever may have been the form of those question, or because he was not warned that he was not bound to make such confession and that confession of it might be given against him। तो इसका फर्दर प्रोविज़ो कहता है कि ऐसा कन्फेशन जो अदरवाइज़ रेलेवेंट है, अदरवाइज़ रेलेवेंट है मतलब कि उसमें कोई भी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस नहीं है, ऊपर की जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं वो ऐसा कुछ भी नहीं है, रेलेवेंट है, तो वो इररेलेवेंट नहीं हो जाएगा सिर्फ इसलिए, किस लिए, क्योंकि वो जो कन्फेशन पर्सन ने दिया है वो प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी के अंदर दिया है, मतलब उसने किसी से प्रॉमिस किया कि ये बात किसी को नहीं बताई जाएगी, तुम बताओ क्या हुआ था, और उसने बता दिया, दोस्ती में बता दिया सपोज़, तो क्या हो जाएगा, कन्फेशन रेलेवेंट होगा, कोर्ट में इसको एविडेंस के तौर पे दिया जा सकेगा। या फिर कोई धोखे से, डिसेप्शन प्रैक्टिस करके कन्फेशन ले लिया गया अक्यूज्ड से, तो भी रेलेवेंट हो जाएगा। या फिर अक्यूज्ड नशे की हालत में क्या करता है, सच बोल देता है, जाता है अपने दोस्त से बोल देता है कि वो क्राइम करके आया था। अब यहाँ पे जो ड्रंक लिखा है कि हाँ वो नशे की हालत में बोल रहा है, तो वो ड्रंकनेस ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो अपने सेंसेस में ही नहीं है और कुछ भी बोल रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो अपने सेंसेस में ही होना चाहिए। और फिर वो अपने ड्रंकन स्टेट में जाकर अपने फ्रेंड से बोल देता है कि उसने ऑफेंस किया है, तो क्या हो जाएगा, ऐसा कन्फेशन रेलेवेंट हो जाएगा। या फिर वो किसी ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे देता है जिस क्वेश्चन का आंसर देना उसके लिए ज़रूरी नहीं था, उसको वार्न नहीं किया गया था कि तुम इस क्वेश्चन का आंसर देना तुम्हें ज़रूरी नहीं है, उसको वार्न नहीं किया गया था और उसने जवाब दे दिया और जवाब में कन्फेशन दे दिया उसने, तो भी वो रेलेवेंट हो जाएगा। तो अगर इन कंडीशंस में, या फिर वो जहाँ पर बाउंड नहीं है कन्फेशन करने के लिए वहाँ पर वो कन्फेशन कर देता है, तो भी वो रेलेवेंट हो जाएगा। बस वो अदरवाइज़ इररेलेवेंट नहीं होना चाहिए, मतलब वो जो फैक्टर्स जो कि कन्फेशन को इररेलेवेंट बनाते हैं वो फैक्टर्स नहीं होने चाहिए। और अगर इस प्रोविज़ो में दिए गई कंडीशंस के अंदर वो पर्सन, अक्यूज्ड पर्सन कन्फेशन देता है,
तो वो कन्फेशन क्या होगा, रेलेवेंट होगा और उसका एविडेंस कोर्ट में दिया जा सकेगा। ये जो हमने लास्ट प्रोविज़ो पढ़ा है ये हमारे सेक्शन 29 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में था। सेक्शन 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 28 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एंड सेक्शन 29 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को कंबाइन करके सेक्शन 22 में डाल दिया गया है। एक क्वेश्चन उठता है कि क्या सेक्शन 184 ऑफ द सीआरपीसी या 183 ऑफ बीएनएसएस या सेक्शन 29 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट या प्रोविज़ो टू सेक्शन 22 ऑफ बीएसए में कॉन्फ्लिक्ट है। मतलब कि जो हम जुडिशियल कन्फेशन पढ़ते हैं कहाँ पे, सेक्शन 184 या फिर 183 ऑफ बीएनएसएस में, वहाँ पे तो कहा गया है कि वार्न करना ज़रूरी है, और जो अभी सेक्शन हम लोगों ने पढ़ा वहाँ पे लिखा है कि वार्न करना ज़रूरी नहीं है। और अगर उसको वार्न नहीं किया गया है कि तुम कन्फेशन तुम्हें देना है और तुम दे देते हो, मतलब कि जब हम जुडिशियल कन्फेशन पढ़ते हैं तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, मजिस्ट्रेट के ऊपर ड्यूटी होती है कि उसे अक्यूज्ड को वार्न करना होता है कि तुम कन्फेशन देने के लिए बाध्य नहीं हो, और अगर वो मैजिस्ट्रेट ऐसा नहीं करता है तो कन्फेशन वैलिड ही नहीं होता है। और ये मैंडेटरी होता है कि अक्यूज्ड को बताना होता है कि तुम कन्फेशन करने के लिए बाध्य नहीं हो, कन्फेशन को एडमिसिएबल बनाने के लिए कोर्ट में। अभी जो हमने पढ़ा वहाँ पे लिखा था कि अगर अक्यूज्ड को वार्न नहीं किया गया है इसके बावजूद भी वो कन्फेशन दे देता है तो वो कन्फेशन एडमिसिएबल हो जाता है। तो क्वेश्चन उठता है क्या दोनों सेक्शंस में कॉन्फ्लिक्ट है? तो इसका जवाब मिलता है हमें सिंघारा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1963 के केस में, जहाँ पर कोर्ट ने कहा द कोर्ट हेल्ड दैट वार्निंग गिवन बाय द मैजिस्ट्रेट इज मैंडेटरी अंडर सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी और 183 ऑफ यहाँ पे BSA नहीं होगा, BNSS होगा। इट अप्लाइज टू द जुडिशियल कन्फेशन बट अंडर सेक्शन 29 और द प्रोविजो टू सेक्शन 22 ऑफ BSA इज एप्लीकेबल ऑन द एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन एंड देयर इज़ नो कॉन्फ्लिक्ट। तो जहाँ पर जुडिशियल कन्फेशन नोट किया जा रहा है, जहाँ पर जुडिशियल कन्फेशन रिकॉर्ड किया जा रहा है, वहाँ पर मजिस्ट्रेट पे ड्यूटी है कि वो अक्यूज्ड को वार्न करे कि तुम कन्फेशन करने के लिए बाउंड नहीं हो, और अगर तुम अपनी बिल्कुल स्वेच्छा से वॉलंटरली कन्फेशन देना चाह रहे हो तो दे सकते हो, वरना तुम नहीं चाह रहे हो तो नहीं दे सकते हो। बट सेक्शन 22 ऑफ BSA में या सेक्शन 29 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की बात करता है, और यहाँ पर अक्यूज्ड को पहले वार्निंग देना कि तुम्हें कन्फेशन देना है तो दो, तुम्हारे खिलाफ इसका इस्तेमाल हो सकता है, तुम्हें नहीं देना है तो ना दो, ऐसी वार्निंग ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है, और वार्निंग दिए बिना ही अगर कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में कन्फेशन देता है तो वो कन्फेशन रेलेवेंट होता है और उसको कोर्ट में उसका एविडेंस दिया जा सकता है। तो हमने जाना कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन क्या होता है, और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसका आंसर हमें मिल गया सिंघाड़ा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में। अब हम देखते हैं कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की एविडेंट्री वैल्यू क्या है। मतलब अगर एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का एविडेंस कोर्ट में दिया जाता है तो कोर्ट उस पर कितना रिलाई करेगा। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन are weak piece of evidence and conviction cannot be solely based on extrajudicial confession. In extrajudicial confession there is a chance of misappropriation of confession, misuse of the same by the witness. The court must satisfy itself before admitting extrajudicial confession that witness is worthy of the credit and he is able to understand the language of the accused. It is the rule of prudence that such type of confession must be corroborated with other substantive evidence. तो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन वीक एविडेंस होता है और इसका कोरोबरेशन करना ज़रूरी होता है। होता क्या है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में कि एक अक्यूज्ड होता है जिसने किसी पर्सन को बताया होता है या किसी पर्सन ने सुना होता है कि अक्यूज्ड ने ऑफेंस किया है, और वो विटनेस बनकर आ जाता है कोर्ट में कि मुझे पता है अक्यूज्ड ने ये ऑफेंस किया है, इसने कन्फेस किया हुआ है बाहर, कोर्ट के बाहर। तो क्या होता है, ये एक वीक पीस ऑफ एविडेंस होता है। यहाँ पर अक्यूज्ड क्या हो सकता है, यहाँ पर विटनेस क्या कर सकता है। जो विटनेस आकर बोल रहा है कि अक्यूज्ड ने बाहर कन्फेशन किया हुआ है, वो इस कन्फेशन का मिसयूज़ भी तो कर सकता है, या फिर ज़रूरी थोड़ी है जिस लैंग्वेज में कन्फेशन किया है अक्यूज्ड ने वो विटनेस को समझ में आ रही हो, या मिस एप्रोप्रिएशन हो सकता है ऐसे कन्फेशन का। तो इसकी क्रेडिटेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, और पता चला जो विटनेस है जो खुद आकर बोल रहा है वो ही अनवर्दी ऑफ क्रेडिट है।
पता नहीं वो विटनेस कैसा है, मतलब कि सच बोल भी रहा है कि नहीं बोल रहा है। तो ऐसा होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में कि जो रूल ऑफ प्रूडेंस है उसके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, सब्सटेंटिव एविडेंस के साथ कन्फेशन का, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का कोरोबोरेशन करना चाहिए। और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन सोली बेस नहीं होता है कन्विक्शन का, सिर्फ एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के बेस पे अक्यूज्ड को कन्विक्ट नहीं कर दिया जाएगा, गिल्टी नहीं बता दिया जाएगा, और एविडेंसेस के साथ उस एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन को कोरोबरेट किया जाएगा। तो इसी के साथ हमारा सेक्शन 22 ख़त्म हो गया है। थैंक यू।